तो हाय एवरीवन, इसी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में जो हमने आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाए थे, जिसमें से हमारा जो पूरा कंटेंट क्लियर हो चुका था, इसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में एटम के बारे में पढ़े, आवेश के बारे में पढ़े, आवेश के बाद जो है विभव के बारे में पढ़े, आवेश का नियम पढ़े, इसको कूलाम का नियम कहते हैं, और धारा के बारे में पढ़े, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े, कैपेसिटर के बारे में पढ़े और इंडक्टर के बारे में पढ़े। इससे आगे आज हम बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम का नियम। तो जैसे कि हमको पता है कि हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिए हैं, धारा के बारे में पढ़ लिए हैं, वोल्टेज के बारे में पढ़ लिए हैं, तो इसी से संबंधित एक नियम है जिसको कहते हैं ओम का नियम। ओम का नियम ये है कि एक जर्मन के वैज्ञानिक थे ओम, जिसका नाम पूरा नाम था साइमन ओम। तो उन्होंने एक नियम दिया जो कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच एक संबंध स्थापित करता था, जिसको कहते हैं ओम का नियम। तो पढ़ते हैं आज ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है, तो ओम जी ने क्या कहा वो देखते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ओम का नियम है। ठीक, तो ओम ने डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो साइमन ओम ने कहा कि जैसे कोई एक कंडक्टर तार है, कोई चालक तार है, ठीक है, अगर उसमें the statement of Ohm's law can be summarized as follows: the conductor ठीक ठीक है, the statement of Ohm's law can be summarized as a follow: the current passing through a conductor is directly proportional to the voltage across it। मतलब बोलने का मतलब ये है कि कोई चालक तार है, कोई चालक तार है, ठीक है, कोई चालक तार है, उसमें प्रवाहित जो धारा है, ठीक है, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है। ठीक है, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है। The current passing through a conductor is directly proportional to voltage cross and is inversely, और उसके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि जैसे कोई चालक तार है, इसमें कोई धारा बह रही है, तो इस पर उत्पन्न विभवांतर जो है, इसमें प्रवाहित धारा V इजिकल टू आई आर। ठीक है, तो उन्होंने कहा, तो ये होता है ओम्स लॉ। लेकिन इसमें एक कंडीशन और दे दी कि अगर चालक तार के कोई एक भारी इफेक्ट ना डाला जाए। भारी इफेक्ट मतलब कि ना तो उसका टेम्परेचर चेंज किया जाए, ठीक है, टेम्परेचर कोई भारी इफेक्ट ना डाला जाए। टेम्परेचर है, बहुत से ऐसे भारी इफेक्ट है जो उसका मटेरियल है वो चेंज ना किया जाए। तो भारी इफेक्ट उसका कंस्टेंट होना चाहिए, मतलब उसका नियतांक होना चाहिए। तो किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती तथा उसमें उपस्थित रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। V इज प्रोपोर्शनल टू आई आर, ये दिया। ठीक है, तो यही वो कहलाता है ओम्स लॉ। ठीक है, तो सिंपल वर्डों में कहता है ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज क्रॉस अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग। ठीक है, रेजिस्टेंस के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, डायरेक्ट उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, इस प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, और रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनली होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, यही होता है V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम ऐसे, ठीक है, ये एक चालक तार है, ठीक है, इसमें कोई एक रेजिस्टेंस है मान लीजिए, ठीक है, तो इसके सिरों पे उत्पन्न जो विभवांतर है V, इसमें मान लीजिए I धारा बह रही है, इस पे सिरों जो कोई रजिस्टेंस, मान लीजिए कोई तार है तो उसका कोई रेजिस्टेंस होगा। ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, हमने बोला था। मान लीजिए कोई कंडक्टर तार है तो मान लीजिए वो थोड़ा बहुत उसका रेजिस्टेंस होगा, तो उसके दोनों सिरों पे उत्पन्न विभवांतर वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ से 0 वोल्टेज होगा तो यहाँ तो मान लीजिए 5 वोल्टेज हो गया,
दोनों का विभवांतर हो गया कि नहीं हो गया? तो दोनों के बीच जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब मान लीजिए इसमें एक R नियतांक है, ये ठीक है, तो ये होता है ओम का नाम, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR। यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए नियतांक आ जाता है R। ठीक, तो आगे इसकी इक्वेशन देखते हैं। इसकी एक छोटी सी इक्वेशन है वोल्टेज के नियम की, ओम्स लॉ फॉर्मूला। ठीक है, ये बोला फॉर्मूला है। हम बताए थे कि V जो वोल्टेज होता है वो धारा के विरुद्ध एकदम समानुपाती होता है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, वेयर, और ये दूसरा फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। ठीक है, R इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो R जो है यहाँ पर जो है वो कहलाता है कांस्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस वो नियतांक है बिल्कुल। ठीक है, अब हम पढ़े थे कि ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम होती है। डिनोटेड सिंबल वाइज ऐसे ओम से सिंबल किया था, ये हम पिछली क्लास में पूरा पढ़ लिए हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। बस आज की क्लास में हमको बस इतना पढ़ना था कि कैसे कैसे संबंधित स्थापित किया उन्होंने। ठीक है, अब ये सिंबल देख लिए थे कि क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं ओम के नाम में। ओम के नाम में 3 चीज़ें यूज होती हैं, वोल्टेज, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और धारा, करंट। तो ये तीनों चीज़ें हैं, हम बेसिक अपना क्लियर करके आ चुके हैं कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का काम करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक प्रकार का प्रॉपर्टीज होती है जो धारा के मार्ग को रुकावट पैदा करता है। ठीक है, धारा क्या होती है? धारा इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को धारा कहती है। तो ये तीनों चीज़ें हम देख ली थी, और तीनों में जो एक संबंध दिया जाता है उसको कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ठीक है, अब बाकी की जो चीज़ें हैं ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, कि करंट जो होता है उसका सिंबल I से होता है। I यूनिट क्या होता है? एम्पियर, सिंबल A। वोल्टेज को E या V से डिनोट करते हैं, यूनिट क्या होता है? वोल्टेज, यूनिट करते हैं V से। रेजिस्टेंस का R होता है ओम, और सिंबल होता है ऐसे करके ओम। तो ये चीज़ें हैं जो हम बेसिक क्लियर कर चुके हैं, बस हमको बस ओम्स का लॉ थोड़ा सा पढ़ना है, कैसे कैसे बताया जाता है, उसकी लिमिटेशन पढ़नी है, उसकी एप्लीकेशन वाले कहाँ का यूज किया जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी का हम क्लियर कर चुके हैं अपनी पिछली क्लास में। ठीक, और हम प्रैक्टिकली भी इसमें जानेंगे कि ओम्स का लॉ आपको अगर प्रैक्टिकली करना है तो कैसे कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। ठीक है, मान लीजिए अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है ओम्स के लॉ के, तो आपको ओम्स का लॉ लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? मान लीजिए एक वायर है, मान लीजिए आप एक रेजिस्टेंस ले लीजिए, एक रेजिस्टेंस, उसके सिरों पे एक वोल्टेज मीटर लगा दीजिए, एक एम्पियर मीटर लीजिए, एक बैटरी लीजिए, बैटरी, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लीजिए, एक अमीटर लीजिए, एक वोल्टेज लीजिए, एक बैटरी लीजिए, एक की लीजिए, की मतलब कि एक तरीके से स्विच लीजिए, एक रीहोस्टेड लीजिए। ठीक है, इतनी चीज़ें चाहिए आपको ओम के सिद्धांत को मतलब देखने के लिए, आपको प्रैक्टिकल करने के लिए। तो ऐसे एक सर्किट बना लीजिए कि एक रेजिस्टेंस के दोनों जो किने हैं उस पर एक वोल्ट मीटर लगा लीजिए, आगे वाले लीजिए एक अमीटर लगा लीजिए, और उसको एक रियोस्टेट से लगा दीजिए। यहाँ पर एक की लगाइए और यहाँ पर एक बैटरी लगा दीजिए, ओम का नियम। अब यहाँ रीस्टोर से क्या कीजिए, वोल्टेज को वेरिएबल करके देखिए, वोल्टेज को कम कीजिए, ज़्यादा कीजिए वोल्टेज, जैसे ही वोल्टेज कम होगा एम्पियर कम होगा, एम्पियर वोल्टेज ज़्यादा होगा एम्पियर ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा एम्पियर ज़्यादा। मतलब कि V जो है, जैसे ही हम वोल्टेज को छेड़ेंगे, जैसे ही हम वोल्टेज को निकालेंगे, वोल्टेज को V को, सीधे सीधे I पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी धारा पे इफेक्ट पड़ेगा। वोल्टेज कम, धारा कम, यहाँ से वोल्टेज ज़्यादा, धारा ज़्यादा,
सीधे सीधे प्रोपोर्शनल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वोल्टेज जैसे कम होगा धारा कम हो जाएगी, धारा कम होगी तो वोल्टेज कम हो जाएगा। तो ये नियम जो दिया वो ओम ने दिया। तो देखो एक बार पढ़ लेते हैं और कंटेंट पूरा कैसे कैसे। सपोज अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अमीटर। तो देखो एक कंडक्टर के कंडक्टर में एक रेजिस्टेंस है जिसको एक सीरीज में एक अमीटर से जोड़ दिया गया है। अ रीस्टोर वेरिएबल रेजिस्टेंस का उपयोग होता है वोल्टेज को एडजस्टेबल करने के लिए, ठीक है। एंड अ बैटरी थ्रो की, ठीक है। अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एंड द रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पे हमने एक वोल्ट मीटर को लगा दिया, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड क्रॉस इन द रेजिस्टेंस, लगा दिया, विच हेल्प टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, जो कि दो उस रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा कि कैसे कैसे उसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। देन द की इज प्रेस, यहाँ से हमने की चालू की, एंड रीडिंग ऑफ द वोल्टेज अमीटर आर रिकॉर्डेड। तो हमने जैसे ही कोई रीडिंग ली तो हम यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज कितना आ रहा है, अमीटर कितना पे वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। एक रीडिंग ले ली, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर रिवाइटिंग द की सेटिंग ऑफ द रियोस्टिक चेंज, यहाँ से रियोस्टिक से उसके मान को थोड़ा कम करेंगे चाहे ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे चाहे ज़्यादा करेंगे, उसको वोल्टेज कम हो जाएगा। पहले कोई वोल्टेज होगा अब कोई और वोल्टेज आएगा, तो हम देखेंगे यहाँ वोल्टेज भी कम आएगा तो उसके साथ साथ उसकी एम्पियर भी कम दिखाने लगेगा, उसमें भी चेंजमेंट होगा दोनों में। Voltage and ammeter reading are recorded. Thus, various settings of a rheostat. The reading of voltmeter and ammeter are noted. From the monitoring, it can be seen that the ratio of voltmeter reading and ammeter reading always remain the same every time. ठीक है, सेम। जैसे यहाँ 5 आ रहा होगा तो वहाँ भी 5 आ रहा होगा, यहाँ 4 आ रहा होगा तो यहाँ 4 आएगा। जो चीज़ वो बढ़ाएंगे वो उतना ही थोड़ा सा बढ़ेगा, दोनों चीज़ में सेम, ठीक है। समझ में आ गया कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, V बढ़ाएंगे I बढ़ेगा, I बढ़ाएंगे V बढ़ेगा। तो ये होता है ओम का नियम। इसी के जरिए हम आगे देखेंगे किसी रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो वो जो अगला क्लास होगी वो सीरीज पैरेलल में कनेक्शन करोगे कि ओम एक बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, उनके सिरे पे वोल्टेज कैसे कैसे आ रहा है, तो उसी के नियम से सीरीज पैरेलल बनता है, ठीक है। और ये है एक VI ग्राफ, ठीक है। ये नीचे वाला जो ग्राफ है ये एम्पियर का, ये करंट को दिखा रहा है, ये करंट का है, और ये जो है वोल्टेज डिफरेंशियल को दिखा दिया है। मान लीजिए यहाँ पर एक वोल्टेज है, यहाँ ऐसे चलता है, करंट वोल्टेज बढ़ाया एम्पियर बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा यहाँ से एम्पियर यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। अब इन सबका रेशियो निकालोगे ना, जैसे 0.1 और 0.4 का, तो दोनों का रेशियो सेम, इन दोनों का रेशियो सेम, इन दोनों का रेशियो सेम, इन दोनों का रेशियो सेम। मतलब इफेक्ट नहीं पड़ा उतना ही। अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ा रहे हैं वोल्टेज बढ़ रहा है, तो दोनों जो एक दूसरे के जो है एकदम प्रोपोर्शनल होते हैं, यही हम सिद्ध कर रहे थे, यही हम सिद्ध हो गया। तो ये एक रैखिक ग्राफ है V और I का, ठीक है, एकदम सीधा जा रहा है, इसलिए ये लीनियर है। ओम का नियम हमेशा रैखिक होता है, लीनियर को फॉलो करता है, इसको एक लीनियर नियम भी कहते हैं, रैखिक नियम भी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है आपका लीनियर नियम। तो हम ओम का नियम देख लिए हैं कि एक ओम वैज्ञानिक थे जर्मनी के, उन्होंने एक आई और आर पर एक संबंध स्थापित किया जिसको ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि एक चालक तार है उसमें होने वाली प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर की सीधे समानुपाती होती है तथा उसमें उत्पन्न रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब इस प्रोपोर्शनल को उठाने के लिए यहाँ एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, V इज इक्वल टू IR कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक हम देख लिए, ग्राफ देख लिए V आएगा कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एम्पियर बढ़ने लगता है, एम्पियर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ने लगता है, तो एक दूसरे के वो रेसिप्रोकल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर R जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, किसी भी चालक का उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, उसको इफेक्ट बाहरी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसके बाद टेम्परेचर का किसी बाहरी इफेक्ट का कोई कारण नहीं, उस पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, मतलब कोई भारी इफेक्ट नहीं होना चाहिए उस पर, उसकी अवस्था एकदम कंस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है।
अब इसके बाद ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशन है कि ये हर जगह पर लागू नहीं होता, उसकी कोई लिमिट है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन ओम्स लॉ की भी एक लिमिट है। सबसे पहले कि ये एक मूल तत्व नहीं है, मतलब कि नेचुरल नहीं है एक तरीके से ओम्स लॉ। ठीक है, तो देखते हैं इसकी क्या क्या कंडीशन बनती है। वाइल ओम्स लॉ इज वैल्यूएबल टूल ऑफ एनालाइजिंग मेनी इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ओम्स लॉ का जो उपयोग किया जाता है बहुत सारे सर्किट में किया जाता है वैल्यू को एनालाइज करने के लिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी हो, करंट की वैल्यू निकालनी हो, तो इसके यूज के लिए यूज किया जाता है वोल्टेज का नियम, ओम का नियम। नहीं, वोल्टेज का नियम नहीं, ओम का नियम। वोल्टेज का नियम किरचॉफ का नियम है, अगला जो पढ़ेंगे हम। इट डज हैव सर्टेन लिमिटेशन, बहुत सारी लिमिटेशन है इसकी। सम ऑफ लिमिटेशन ओम्स लॉ आर ये। ठीक है, दी असम्स दैट द कंडक्टर अंडर कंसिडरेशन हैज अ कंस्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब कि उसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है हमेशा कंस्टेंट होना चाहिए, रिगार्डलेस द अप्लाई वोल्टेज ऑफ एंड करंट, जबकि हम उस पर अप्लाई वोल्टेज और करंट, उस पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तब उस पर मतलब बाहरी जो रेजिस्टेंस है उसका एकदम कंस्टेंट होना चाहिए, उस पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसके मतलब कोई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। हाउ इन द रियलिटी सम मटेरियल सच एज सेमीकंडक्टर एंड नॉन लीनियर रजिस्टर टू नॉट स्ट्रिक्टली अडेयर टू ओम्स लॉ, तो बताया जा रहा है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल और नॉन नॉन लीनियर रजिस्टर जो कि ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब कि हर कोई चीज़ जो होती है वो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करती है। जैसे कि सब मटेरियल होते हैं, सच एज सेमीकंडक्टर होते हैं और नॉन लीनियर रजिस्टर होते हैं जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशन है कि कौन कौन फॉलो करता है, कौन कौन फॉलो नहीं करता है। ठीक है, जैसे ओम्स के लॉ को कैपेसिटर पे फॉलो नहीं होता है, इंडक्टर पे फॉलो नहीं होता है। ठीक है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है। तो पहली बात हम बताएंगे, ये भी बताएंगे किस किस चीज़ पे फॉलो होता है। ओम्स का नियम जो है ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो एक कंडक्टर तार पर यूज किया जाता है, जैसे कॉपर का और एल्यूमिनियम का। ठीक है, ठीक है, पहला ये है पॉइंट अपना क्लियर हो गया है कि जो ओम्स का लॉ है उसके लिए कंडक्टर का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो कांस्टेंट होना चाहिए, तब उस पर वोल्टेज अप्लाई करें। ठीक है, और रियलिटी में सम मटेरियल्स होते हैं, ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं सेमीकंडक्टर भी होते हैं और नॉन लीनियर रजिस्टर भी होती है जिन पर ये फॉलो नहीं करता है। ठीक, दूसरे में ये जो है तभी कैपेसिटर पे और इंडक्टर को फॉलो नहीं करता है ओम का नियम। तीसरा है कि डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल, कि जो एक धारा में मतलब धारा जो एक दिशा में बहती है उस पर वो बहुत कम काम करता है, जैसे डायोड पे काम नहीं करेगा ओम का नियम, ट्रांजिस्टर पे काम नहीं करेगा। तो ऐसे जो यूनिलैटरी इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स हैं जो करंट को सिर्फ एक धारा में फ्लो करते हैं उन पे भी ये काम नहीं करता है। तो ये ट्रांजिस्टर और डायोड पे भी काम नहीं करता है, ट्रांजिस्टर पर नहीं काम करता, डायोड पर नहीं काम करता है, कैपेसिटर इंडक्टर इन पर काम नहीं करता है ओम्स का लॉ। ठीक है, अगली जो है अब देखिए हम बताए थे ना ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली द इम्पोर्टेंट पॉइंट ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर कौन कौन से, आयरन और कॉपर, नॉट टू नॉन ओमिक कंडक्टर, ऐसे कंडक्टर पे फॉलो करता है जो ओम के नियम को पालन, कौन, इंडक्टर क्या कहते हैं आयरन और कॉपर, इन पे लागू करता है। मतलब जिसमें हम वोल्टेज बढ़ाएं धारा बढ़ने लगे, धारा बढ़ाएं वोल्टेज बढ़ाएं, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V के बढ़ने पर I के मान पर इफेक्ट पड़े, I के मान पर V के मान पर इफेक्ट पड़े। तो ये होती है इसकी लिमिटेशन, इसकी 4 लिमिटेशन बताई हमने। याद रखना कैपेसिटर पे लागू नहीं करता है, इंडक्टर पे लागू नहीं करता है, ट्रांजिस्टर पे लागू नहीं होता है, डायोड पे लागू नहीं होता है, सिर्फ ओमिक जो कंडक्टर होंगे उस पर लागू होता है। ओमिक कंडक्टर जैसे कि आयरन हो, कॉपर हो। ठीक, ओम्स की लॉ की लिमिटेशन। अब इससे आगे जो है एप्लीकेशन, जैसे हमने ये ओम्स लॉ दिया इसके लिए कहाँ कहाँ यूजेबल है इसके, तो वैसे छोटा सा टॉपिक है बस, बहुत लोग बता देते हैं कि ये ओम्स लॉ होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन और वो डायग्राम दिखा देते हैं कि वोल्टेज बढ़ने पर देखो एम्पियर बढ़ता है, एम्पियर बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो एप्लीकेशन यूज किया जाता है इसको सर्किट डिजाइन करने में। बहुत सारे आपने सर्किट देखे होंगे जिसमें आपने न्यूमेरिकल्स पढ़े होंगे, तो सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन होती है वो डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है कि कहाँ हमको वोल्टेज कम करना है,
कहाँ हमको करंट कम करना है, कहाँ हमको धारा को एकदम मेंटेन करके आगे भेजना है, कहाँ हमको कितना का रेजिस्टेंस लगाना है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत यूज किया जाता है। और दूसरा इसका एप्लीकेशन है ट्रबल शूटिंग इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स। तो हमको जैसे कहीं फॉल्ट हो गया है तो वहाँ पर हमको उसको पहचानना कि यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस लगा होगा, तो वो ओम के नियम से कि यहाँ पर इतनी धारा आ रही है, यहाँ पर इतना वोल्टेज आ रहा है, तो इतने का एक रेजिस्टेंस लगा होगा। तो ट्रबल शूटिंग इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स तो वहाँ यूज किया जाता है। पावर कैलकुलेशन में पावर का तो हम पावर का भी पढ़ाए थे, आपको पावर सर्किट पी इज इक्वल पी इज इक्वल टू वी आई पावर कैलकुलेशन में। तो हमको किसी की पावर निकालनी है तो पी इज इक्वल टू वी आई पढ़ाए थे। फिर यहाँ पे हम बताए थे कि वी इज इक्वल टू आई आर, ये भी पढ़ाए थे हम। तो P की वैल्यू जो है यहाँ रख देंगे तो यहाँ से हो जाती है आई स्क्वायर आर, ये पढ़ाए थे हम। तो ये इसको पावर निकालने के लिए पावर कैलकुलेशन में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ओम का नियम। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है कि इफ अ बल्ब ड्रॉज 0.5 एम्पियर एट 120 वोल्टेज द पावर इज, मतलब एक 0.5 एम्पियर का बल्ब है, 120 वोल्टेज पर जल रहा है, तो उसको कितना पावर कंजप्शन कर रहा है, तो मतलब वो कितने पावर का है, तो 120 गुणा 0.5 मतलब वो 60 वाट का बल्ब है आपका। तो पावर कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है इसका, ठीक। अगला जो है हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिजाइन के लिए यूज किया जाता है, बैटरी चार्जिंग के लिए यूज किया जाता है कि कैसे मतलब पता चल जाता है कि इतने वोल्टेज की बैटरी 9 वोल्टेज की बैटरी है और इतने देर में चार्ज हो जाएगी, तो उसी हिसाब से उसमें रेजिस्टेंस लगा देते हैं प्रिवेंट करने के लिए कि इतने में ये डैमेज ना हो। तो बहुत चीज़ें मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है इसका। तो मेरा ये एप्लीकेशन है, यहाँ हमको वोल्टेज ओम के नियम की जरूरत पड़ती है, जहाँ वोल्टेज रेजिस्टेंस और करंट आ जाए वहाँ ओम के नियम की जरूरत पड़ती है। तो ये था बेसिक हमारा जो ओम्स का लॉ है। ओम्स का लॉ बस इतना ही है कि ओम्स का लॉ होता कैसे है, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लिमिटेशन क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि V इक्वल टू आई आर। इससे ही एक पड़ता है कि अगर ओम्स के लॉ से आगे पढ़ते हैं तो पढ़ता है कि रजिस्टेंस है उसको सीरीज में लगाना, पैरेलल में लगाना। सीरीज पैरेलल में जैसे हमको 4 रजिस्टेंस है उसको सीरीज में लगाना है, तो टोटल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसमें टोटल मतलब वहाँ करंट कितना सप्लाई हो रहा होगा, वोल्टेज कितना आ रहा होगा। अगर हम यहाँ से 9 वोल्टेज दे रहे हैं तो कैसे करंट हो, कितना करंट जुड़ा हो, तो इन चीज़ों के लिए ओम्स लॉ की जरूरत पड़ती है। एक सर्किट को में बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए ओम्स लॉ की जरूरत पड़ती है, वोल्टेज को, करंट को, रजिस्टेंस को, तो उसके लिए ओम लॉ की जरूरत पड़ती है। आगे हम पढ़ेंगे कि एक सीरीज में हमने रेजिस्टेंस लगा दिए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा, वहाँ एम्पियर कितना चल रहा होगा, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी। पैरेलल में लगा दिए तो कैसे जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ओम्स लॉस की पड़ेगी। तो उसकी जो आगे क्लास होगी वो उसमें हम सीरीज पैरेलल देख लेंगे, लेकिन ओम्स लॉ बस इतना ही था कि V इक्वल टू आई आर। तो ओम्स ने जो है V और मतलब वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट में एक संबंध स्थापित किया जिसको ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में चलिए ओम्स लॉ कंप्लीट हो चुका है आपका। अगली क्लास में सीरीज पैरेलल देख लेंगे या किरचॉफ का नियम, वोल्टेज का नियम और एम्पियर धारा का नियम देख लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में देखते हैं अपना नया कंसेप्ट। तब तक ये रिवीजन कीजिए, थोड़ा बहुत कंसेप्ट और पढ़िए। धन्यवाद।